दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पीएचडी ट्रैवल्स पर। आज का वीडियो थोड़ा अलग है, थोड़ा पर्सनल है। हम में से बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है और खासकर सोलो ट्रैवलिंग का। एक अलग ही किक मिलती है, एक अलग ही एडवेंचर महसूस होता है जब हम अकेले दुनिया देखने निकलते हैं। अगर आपको भी लगता है कि अकेले ट्रैवल करना आसान है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी ये सफर हमें वो सबक सिखा जाता है जो जिंदगी की कोई किताब नहीं सिखा सकती। मेरी केदारनाथ यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी। आध्यात्मिकता, शांति और महादेव के दर्शन की इच्छा मुझे वहां खींच ले गई थी। लेकिन इस यात्रा में मैंने कुछ ऐसी गलतियां की जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये वो गलतियां थीं जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि पहाड़ों में प्रकृति के सामने हम कितने छोटे हैं। मैंने केदारनाथ ट्रिप में जो 5 गलतियां की, उन्होंने मुझे सिखाया कि अकेलापन कितना खतरनाक और खूबसूरत हो सकता है। ये सिर्फ गलतियां नहीं थीं, ये मेरे लिए लाइफ लेसन थे। आज मैं आपके साथ अपनी वो 5 बड़ी गलतियां शेयर करने वाला हूं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको तैयार करना है, ताकि जब आप अपनी अगली सोलो ट्रिप पर निकलें, खासकर केदारनाथ जैसी पवित्र और चुनौतीपूर्ण जगह पर, तो आप मेरी गलतियों से सीखकर एक बेहतर और सुरक्षित यात्रा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि मेरी वो गलतियां क्या थीं जिन्होंने मेरी यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, मेरी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे लगा कि मैं पहले भी कई जगहों पर अकेले घूम चुका हूं, तो केदारनाथ क्या चीज है। मैंने बस मोटे तौर पर देख लिया कि कैसे जाना है, कहां रुकना है और निकल पड़ा। मैंने ट्रांसपोर्टेशन की एडवांस बुकिंग नहीं की, हर दिन का एक डिटेल प्लान नहीं बनाया। मुझे लगा देख लेंगे जो होगा। ये देख लेंगे वाला एटीट्यूड मैदानी इलाकों में चल सकता है, लेकिन पहाड़ों में जहां हर चीज समय और मौसम पर निर्भर करती है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। मुझे हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए घंटों तक बसों का इंतजार करना पड़ा, और जब बस मिली भी तो उसमें भेड़ बकरियों की तरह ठुसकर जाना पड़ा। इससे न सिर्फ मेरा समय बर्बाद हुआ, बल्कि यात्रा शुरू होने से पहले ही मेरी आधी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। डिटेल प्लानिंग की कमी का दूसरा सबसे बड़ा असर मेरे बजट पर पड़ा, क्योंकि मैंने पहले से कुछ भी बुक नहीं किया था। मुझे हर चीज के लिए ऑन दी स्पॉट ज्यादा पैसे देने पड़े। होटल वाले, टैक्सी वाले, हर कोई पीक सीजन का फायदा उठा रहा था। अगर मैंने कुछ हफ्ते पहले ही होटल्स और ट्रांसपोर्ट को लेकर थोड़ी रिसर्च और बुकिंग कर ली होती तो मैं काफी पैसे बचा सकता था। पैसों से ज्यादा ये एक मानसिक तनाव था। जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हों तो आप इन छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझना चाहते। आप शांति चाहते हैं, लेकिन मेरी प्लानिंग की कमी मुझे लगातार तनाव दे रही थी। ये एक ऐसा बोझ था जो मैंने खुद ही अपने ऊपर डाल लिया था। सबसे जरूरी बात, मैंने हर दिन के लिए एक बैकअप प्लान नहीं बनाया था। पहाड़ों में मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। हो सकता है लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो जाए, या भारी बारिश की वजह से आपको एक ही जगह पर रुकना पड़ जाए। मेरे पास ऐसा कोई प्लान बी नहीं था। जब सोनप्रयाग में मुझे खराब मौसम की वजह से एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, तो मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ चुका था। ये उस दिन मुझे समझ आया कि प्लानिंग सिर्फ यात्रा को आसान नहीं बनाती, बल्कि वो आपको अप्रत्याशित मुश्किलों के लिए भी तैयार करती है। दोस्तों, मेरी दूसरी गलती पहली गलती से ही जुड़ी हुई थी, और वो थी मौसम को हल्के में लेना। मैंने जाने से पहले गूगल पर एक बार मौसम का हाल देखा, जिसमें हल्की बारिश की संभावना बताई गई थी। मुझे लगा थोड़ी बहुत बारिश ही तो है, एक रेनकोट काफी रहेगा। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों का मौसम गूगल के वेदर फोरकास्ट से कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक होता है। जब मैं गौरीकुंड से ट्रैक शुरू करने वाला था, तब हल्की धूप थी, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चढ़ने के बाद आसमान में काले बादल घिर आए और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मेरा सस्ता वाला रेनकोट कुछ ही मिनटों में जवाब दे गया, और मैं सिर से पांव तक भीग चुका था। उस बारिश में भीगने का नतीजा यह हुआ कि ठंड मेरे शरीर के अंदर तक घुस गई। तापमान अचानक से बहुत नीचे गिर गया था। मेरे कपड़े गीले थे, मेरा बैग गीला था, और मेरे अंदर का आत्मविश्वास भी उस पानी के साथ बहता जा रहा था। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। मैंने देखा कि जो लोग अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ जैकेट और पैंट पहने हुए थे, वो आराम से आगे बढ़ रहे थे, जबकि मैं कांपता हुआ एक चाय की दुकान पर रुकने को मजबूर हो गया था। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मौसम की सही जानकारी और सही गियर का न होना
आपकी यात्रा को कितना मुश्किल बना सकता है। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, ये एक जानलेवा स्थिति बन सकती थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि बारिश के साथ साथ विजिबिलिटी भी लगभग 0 हो गई थी। घना कोहरा छा गया था और मुझे कुछ मीटर आगे का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अकेला था, भीगा हुआ था और रास्ता भटकने का डर मुझे सता रहा था। मैंने दूसरे यात्रियों के ग्रुप को फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन वो भी धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गए। वो पल शायद मेरी यात्रा का सबसे डरावना पल था। मुझे समझ आया कि प्रकृति जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी हिम्मत धरी की धरी रह जाती है। मौसम की अनदेखी करना सिर्फ एक गलती नहीं, पहाड़ों में ये एक गुनाह है। मेरी तीसरी गलती थी अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर मेरा गलत अंदाजा। मैं जिम जाता हूं, रेगुलर वर्कआउट करता हूं, तो मुझे लगा कि 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने इस ट्रैक के लिए कोई खास तैयारी नहीं की, जैसे कि कार्डियो बढ़ाना या सीढ़ियां चढ़ने की प्रैक्टिस करना। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। जिम में वजन उठाना और पहाड़ों की ऊंची नीची, ऑक्सीजन की कमी वाली पगडंडियों पर चढ़ना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। ट्रैक शुरू होने के कुछ ही किलोमीटर बाद मेरी सांस फूलने लगी। मेरे पैरों की मांसपेशियां जवाब देने लगीं और हर कदम एक पहाड़ जैसा लगने लगा। ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी एमएस का खतरा बढ़ जाता है। मुझे इसके लक्षणों के बारे में पता तो था, जैसे सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना, लेकिन मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा कि मैं फिट हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता गया, मेरा सिर भारी होने लगा और मुझे हल्की हल्की चक्कर आने लगी। ये एमएस के शुरुआती लक्षण थे। मैंने पानी पीना कम कर दिया था, जो एक और बड़ी गलती थी। हाइड्रेटेड रहना पहाड़ों में बहुत जरूरी है और मैं इस बेसिक नियम को भी नजरअंदाज कर रहा था। मेरी हालत देखकर एक अनुभवी यात्री ने मुझे रुकने और कुछ देर आराम करने की सलाह दी। उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिटनेस का मतलब सिर्फ मसल्स बनाना नहीं होता, बल्कि स्टैमिना, एंड्योरेंस और अपने शरीर को अलग अलग परिस्थितियों के लिए तैयार करना भी होता है। केदारनाथ ट्रैक आपके शरीर की ही नहीं, बल्कि आपके मानसिक धीरज की भी परीक्षा लेता है। जब आपका शरीर साथ नहीं देता, तो आपका दिमाग भी हार मानने लगता है। अगर मैंने यात्रा से 1-2 महीने पहले रनिंग, जॉगिंग या सीढ़ियां चढ़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी होती, तो मेरा अनुभव बहुत अलग और सुखद होता। ये यात्रा मेरे लिए एक वेकअप कॉल थी कि किसी भी एडवेंचर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और उसके लिए अपने शरीर को पूरी तरह से तैयार करना चाहिए। दोस्तों, सोलो ट्रैवलर होने का एक साइड इफेक्ट होता है, ईगो। हमें लगता है कि हम सब कुछ खुद कर सकते हैं, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं भी इसी सोच का शिकार हुआ। मुझे लगा कि गूगल मैप्स और कुछ ब्लॉग्स पढ़कर मैं पूरी यात्रा आराम से कर लूंगा। मैंने किसी लोकल गाइड से बात करने या वहां के लोगों से ज्यादा जानकारी लेने की जरूरत नहीं समझी। ये मेरी चौथी बड़ी गलती थी। गूगल मैप्स आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि उस रास्ते में कहां पर पत्थर गिरने का खतरा है या कौन सा शॉर्टकट सेफ है और कौन सा खतरनाक। जब मैं ट्रैक पर था, तो एक जगह पर रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा था। एक रास्ता थोड़ा लंबा लेकिन चौड़ा था और दूसरा एक पगडंडी जैसा शॉर्टकट लग रहा था। मेरे जैसे कई टूरिस्ट्स ने समय बचाने के लिए वो शॉर्टकट ले लिया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमें समझ आया कि वो रास्ता कितना फिसलन भरा और खतरनाक था। उस रास्ते पर न कोई रेलिंग थी और न ही कोई मदद। वहीं जो स्थानीय लोग और गाइड थे, वो सब लंबे रास्ते से ही जा रहे थे। उन्हें पता था कि शॉर्टकट सिर्फ दिखने में छोटा है, लेकिन असल में वो ज्यादा थकाने वाला और जोखिम भरा है। उस दिन मुझे समझ आया कि स्थानीय ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। वो लोग सालों से उन पहाड़ों में रह रहे हैं, वो उस जगह को हमसे लाख गुना बेहतर जानते हैं। लोकल लोगों से बात न करने का एक और नुकसान हुआ। मुझे उस जगह के कल्चर, वहां की कहानियों और उन छुपी हुई जगहों के बारे में पता ही नहीं चला, जो किसी ब्लॉग या वीडियो में नहीं मिलती। एक यात्रा सिर्फ एक जगह को देखना नहीं होती, बल्कि उसे महसूस करना भी होती है, और ये एहसास आपको वहां के लोगों से जुड़कर ही मिलता है। अगर मैं किसी गाइड के साथ होता या स्थानीय लोगों से घुलता मिलता, तो शायद मुझे केदारनाथ के बारे में वो बातें पता चलती जो मेरी यात्रा को और भी ज्यादा सार्थक बना देती। एक गाइड सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको उस जगह की आत्मा से मिलवाता है। मेरी इस गलती ने मुझे सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि एक ट्रैवलर के तौर पर भी बहुत कुछ सीखने से रोक दिया।
और दोस्तों, अब आते हैं मेरी पांचवी और आखिरी गलती पर, जो शायद इन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती थी। वो थी इमरजेंसी के लिए बिल्कुल भी तैयार न होना। मैंने अपने बैग में एक बेसिक फर्स्ट एड किट तक नहीं रखी थी। न दर्द की दवा, न कोई बैंडेज, न एंटीसेप्टिक। जब ट्रैकिंग के दौरान मेरा पैर फिसला और घुटने में हल्की चोट लग गई, तो मेरे पास लगाने के लिए एक बैंडेज तक नहीं थी। शुक्र है कि एक दूसरे यात्री ने मेरी मदद की। ये एक छोटी सी चोट थी, लेकिन अगर ये कोई बड़ी चोट होती तो क्या होता, ये सोचकर ही मुझे डर लग जाता है। इसके अलावा मेरे पास कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट या जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी नहीं थी। मेरा सारा कुछ मेरे फोन में था। अगर मेरा फोन पानी में भीगकर खराब हो जाता या कहीं गिर जाता, तो मैं पूरी तरह से कट ऑन ऑफ हो जाता। मेरे पास न अपने घर का कोई नंबर होता, न किसी होटल की बुकिंग की डिटेल, न मेरा आईडी प्रूफ। पहाड़ों में नेटवर्क वैसे भी बहुत कम रहता है, और ऐसे में अगर आपका फोन ही आपका एकमात्र सहारा हो, तो आप बहुत बड़े रिस्क पर होते हैं। मैंने पावर बैंक तो रखा था, लेकिन वो भी बारिश में भीगने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा था। सबसे जरूरी चीज जो मैंने मिस की, वो थी कैश। मैं पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट पर निर्भर था, लेकिन केदारनाथ के रास्ते में, खासकर ट्रेक पर, ज्यादातर छोटी दुकानों और ढाबों पर सिर्फ कैश चलता है। नेटवर्क न होने की वजह से ऑनलाइन पेमेंट काम नहीं करती। मुझे कई बार छोटी छोटी चीजों जैसे चाय या पानी के लिए भी दूसरों से मदद मांगनी पड़ी, जो बहुत शर्मिंदगी भरा था। इमरजेंसी का मतलब सिर्फ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होता। कैश की कमी, फोन का बंद हो जाना या एक छोटी सी चोट, ये सब भी एक इमरजेंसी सिचुएशन ही है, जो आपकी पूरी यात्रा का मजा किरकिरा कर सकती है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि उम्मीद तो हमेशा अच्छे की करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमेशा बुरे के लिए करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी केदारनाथ यात्रा की 5 बड़ी गलतियां। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसने मुझे आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ के भी बहुत बड़े सबक सिखाए। इसने मुझे सिखाया कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है, तैयारी कितनी मायने रखती है, और कभी कभी मदद मांगने में कोई बुराई नहीं होती। अकेले ट्रैवल करना आपको आजाद महसूस कराता है, ये आपको खुद से मिलाता है, लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अकेले ट्रैवल करना जितना खूबसूरत है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इन गलतियों से सीखें और अपनी अगली ट्रिप को सेफ और यादगार बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप सब यात्रा करें, दुनिया देखें और अकेले भी निकलें, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अपनी गलतियों से सीखना अच्छा है, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखना और भी बेहतर है। उम्मीद है कि मेरे अनुभव आपके काम आएंगे और आप एक सुरक्षित और शानदार यात्रा का अनुभव करेंगे। महादेव आप सबकी यात्रा सफल करें। अगर आपके पास भी अपनी किसी यात्रा से जुड़ा कोई ऐसा ही अनुभव या कोई सीख है, तो नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम सब एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, और PhD ट्रैवल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और घूमते रहिए। हर हर महादेव।